आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने करा है, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आज हम आपको ले चलेंगे हरकारा के डीप डाइव में एक महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में बात करने, जिनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस सरकार में होते हुए भी वो इसके खिलाफ खड़े हुए और एक विसल ब्लोअर की तरह हमारे सामने आए, जिसको लेकर सरकार न सिर्फ चुप रही बल्कि बजाय उनके सवालों के जवाब देने के उन्होंने उन पर ही जांच शुरू कर दी। सत्यपाल मलिक इस समय दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं और उनके कुछ संदेश ट्विटर पर आए हैं जो कि खासे डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। 7 जून 2025 के संदेश में वे कह रहे हैं, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे ICU में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी नहीं डिगा सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक सरकार से कोई जांच नहीं करवाई गई है। सरकार मुझे CBI का डर दिखाकर झूठी चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है, और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसान कौम से हूँ। मैं न तो डरने वाला हूँ और न ही झुकने वाला हूँ। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई ज़रूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास मिला क्या। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूँ और कर्ज में भी हूँ। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। सत्यपाल मलिक का ये जो ट्विटर पे, जो एक्स पे जो उनका संदेश आया है, खासा मानीखेज है। एक तो इसलिए कि एक बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति एक अपना बयान कह रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि उनको लग नहीं रहा कि वो ज़िंदा रहे या ना रहे, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में ये भी कि वो जो सवाल जो सत्यपाल मलिक ने उठाए हैं उनके बारे में सरकार ने किसी भी एक तरीके से उनका जवाब देने की या जवाब पाने की कोशिश नहीं की है और वो देश को भी उस तरह से नहीं बताया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बजाय उन सवालों के जवाब ढूंढने के या उन सवालों के जवाब बताने के, सत्यपाल मलिक के खिलाफ ही इंक्वायरी बिठा दी गई, जो कि बड़ी अजीब इसलिए बात है क्योंकि ये सरकार, ये तो बहुत आम है कि जहाँ पे सरकार जो है विपक्ष के नेताओं को, या जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार है,
उन पर जब वो कार्रवाई करती है ईडी या सीबीआई के जरिए, पर उन्होंने अपने ही सरकार के एक हिस्से को पर सीबीआई की जांच बिठा दी। सतपाल मलिक का सियासी सफ़र 5 दशकों से भी ज़्यादा पुराना है। बागपत उत्तर प्रदेश के हिसवाड़ा गांव में वो 46 में जन्मे थे। मेरठ कॉलेज में वो छात्र राजनीति का हिस्सा थे और वहाँ अध्यक्ष बने थे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में एक किसान जाट राजनीति का वो हिस्सा बने और फिर वो भारतीय क्रांतिकारी लोक दल और जनता दल के हिस्सा बने। वे 74 में बागपत से विधायक रहे और 1989 में अलीगढ़ से सांसद बने और 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में भी उनका कद बढ़ता रहा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सतपाल मलिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर बनी संसदीय समिति की अध्यक्षता की, जिसकी सिफारिशें सरकार के खिलाफ थी, जिसके कारण सरकार को बिल रोकना पड़ा। इससे पता चलता है कि सतपाल मलिक सरकार में होते हुए भी अपनी राय जाहिर करने से खुद को नहीं रोकते थे और वो शायद आगे चलकर उनके लिए परेशानी का सबब बनने वाला था। 2017 से 2022 तक सतपाल मलिक अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल रहे। पहले बिहार, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर गोवा और फिर मेघालय। जम्मू कश्मीर में जो उनका कार्यकाल था वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में कई सारे बदलाव किए गए। धारा 370 हटाई गई, राज्य का दर्जा हटाया गया। तो कई सारे जो जिनको कहते हैं कि बहुत दरअसल कश्मीर के इतिहास में बड़े फैसले किए गए और जिस समय वो राज्यपाल थे। इसी समय 2 और बातें हुई जिनको लेकर सरकार से उनकी बिगड़नी शुरू हो गई। एक था कि पुलवामा के समय उन्होंने बाद में बताया कि मैंने उनसे कहा था कि ये जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो उनको हम हवाई जहाज़ से ला सकते हैं, पर जिसके बारे में मुझे चुप करा दिया गया या मना कर दिया गया। और पुलवामा में फिर आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले की खुफिया जानकारी को लेकर भी सतपाल मलिक ने बाद में सवाल उठाए कि ऐसा कैसे है कि वहाँ तक इतना सारा आरडीएक्स और विस्फोटक लेकर आतंकवादी वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को, जिसमें 40 जवान शहीद हुए, उनको शिकार बनाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी रहस्य उद्घाटन किया कि 2 भ्रष्टाचार के मामलों में उनको 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई, जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को न सिर्फ बताया बल्कि वो टेंडर भी रद्द कर दिए। अब उनके ऊपर इस पर जांच बिठाई गई है, पर वो जांच सतपाल मलिक के खिलाफ ही है। सतपाल मलिक फिर सरकार के लिए एक तरह से सिरदर्द साबित होने लगे, तो उनको पहले जम्मू कश्मीर से गोवा और वहाँ भी उन्होंने भ्रष्टाचार के कई सवाल उठाए, तो फिर उनको मेघालय तबादला कर दिया गया बतौर राज्यपाल। और उसके बाद किसान आंदोलन उस दौरान आया तो वो लगातार किसानों के पक्ष में बोलने लगे। और एक बार जब उन्होंने किसानों के पक्ष में बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और कहा कि ये 500 लोग किसान मारे जा चुके हैं इस आंदोलन में, तो सतपाल मलिक के मुताबिक उनसे प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या वो मेरे लिए मरे, तो सतपाल मलिक ने कहा कि हाँ, क्योंकि आप ही राजा हैं। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। सतपाल मलिक ने मोदी को घमंडी बताया और कहा अगर मोदी ने उनकी बात पहले सुन ली होती तो कम से कम 500 जानें बच जाती और साथ ही जो तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है वो भी ना होती। सतपाल मलिक ने कहा कि 2019 के पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई, जो केंद्र सरकार की लापरवाही का परिणाम थी। उन्होंने दावा किया कि सीआरपीएफ ने हवाई यात्रा की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया, जिसे सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी और हमला हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा था। मलिक ने यह भी कहा कि यह एक गंभीर खुफिया विफलता थी, क्योंकि 300 किलो आरडीएक्स से भरी गाड़ी पाकिस्तान से 10-15 दिन तक अनदेखी रही, पकड़ में नहीं आई। गृह मंत्रालय ने इन दावों का खंडन तो किया, लेकिन मलिक का दावा राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना रहा।
लेकिन सबसे बड़ा धमाका अप्रैल 2023 में हुआ, जब द वायर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ दावा किया कि पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने कहा था कि ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको हवाई जहाज़ से लाया जा सकता है, और जिसको लेकर उन्हें उनकी बात नहीं मानी गई और उनको सड़क के रास्ते लाया गया, और उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। और जब ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री से बताई तो उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव, यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। शेमफुल थिंग वाज ऑन आवर पार्ट ऑल्सो, मैं भी गलती मानता हूँ कि वी कुड नॉट लोकेट ए कार वाज रनिंग अराउंड इन द विलेजेस विद दैट काइंड ऑफ उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहे। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे रनिंग अराउंड उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. ये आरोप खासे गंभीर हैं, और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि इसमें ये सवाल कि पाकिस्तान से इतना RDX किस तरह से पुलवामा तक पहुंचा और किस तरह से वो किसी भी चेकिंग या जांच में पकड़ा नहीं गया। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। मलिक ने प्रधानमंत्री पर सीधे 2 आरोप लगाए इस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि एक, उनको कश्मीर के बारे में ज़्यादा ज्ञान और जानकारी नहीं है, और वो जिन लोगों पर शायद निर्भर कर रहे हैं वो लोग इस भरोसे के लायक नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने और एक आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई बहुत अधिक समस्या नहीं है। अगर होती तो शायद उन लोगों पे कार्रवाई होती जिनके खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री से शिकायत की थी। मलिक ने माना कि उन्होंने एक गलत बयान दिया था, और जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमित शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का दिमाग खराब हो गया है। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यह बयान गलत था और इसे वापस ले लिया, यह कहते हुए कि हाँ, मैंने बिल्कुल झूठ बोला था, शाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। राज्यपाल पद से हटने के बाद सत्यपाल मलिक मुखर होकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ दिए और कई सारे रहस्योद्घाटन किए। उन रहस्योद्घाटनों की तस्दीक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सरकार ने इस बारे में साफ साफ कुछ बताया नहीं, पर उनकी चुप्पी भी बोलती है सरकार की कि वो बात अगर वो कह रहे थे तो शायद उसमें कुछ दम था, नहीं तो उसको गलत साबित करने में कितनी मुश्किल होने वाली थी। और उसके बाद विपक्ष के दलों के साथ भी उनका मिलना जुलना शुरू हुआ। इस बीच राहुल गांधी उनके पास एक लंबी बातचीत के लिए गए, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। सतपाल मलिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो सरकार का हिस्सा हैं, वो मोदी सरकार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। कोई उनकी अपनी ईमानदार
और मुखर राय नहीं है। सतपाल मलिक की राय शायद इसलिए मायने रखती है, इसलिए भी मायने रखती है कि वो जो सवाल उठा रहे हैं वो कोई निजी अपने स्वार्थ के लिए नहीं उठा रहे, वो एक राष्ट्रीय हित के स्वार्थ हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा का सवाल हो या किसानों का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो। इन सारे सवालों को लेकर खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक देशभक्ति और राष्ट्रवाद की राजनीति जब करती है तो पर वो इन सवालों के जवाब नहीं दे रही है। दूसरी बात ये भी है कि जब सतपाल मलिक का जब मोदी सरकार से जो बिगड़ाव शुरू हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही और मोदी समर्थक लोग ही उनको ट्रोल करने लगे, उनके खिलाफ भला बुरा बोलने लगे, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगे। तो जो व्यक्ति कल तक आपका अपना था और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन था, किसी विश्वास के कारण होगा या अपनी काबिलियत के कारण होगा, एक यकायक वो व्यक्ति जो है आपके लिए दूध की मक्खी की तरह हो गया था। यह भी महज एक संयोग है कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद करण थापर को द वायर में फिर से सतपाल मलिक ने बात की उनसे, और उस समय और उन्होंने फिर सरकार की नीयत और काबिलियत दोनों पे शंका जताई। उसके अगले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उसके बाद की तो हालत हमें सबको पता है। इस बीच जैसा कि मैं बता रहा था कि वो एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जल्दी ठीक हों, और साथ ही ये कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल हम सबके जहन में रहें और उनका जवाब ढूंढने का दबाव और उसके बारे में उत्सुकता हम सब के भीतर हो। आज के हरकारा डीप डाइव में इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे आपको किसी और नए डीप डाइव में। तब तक के लिए हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।